आज मैं मौजूद हूं केपी ग्रुप के सीएमडी श्री फारूक पटेल के साथ उनके सूड़ी सोलर फार्म में। कौन है फारूक पटेल, क्या है केपी ग्रुप, कहां से शुरू हुआ, कहां तक सिचुएशन है? India has recently announced plans to enhance solar power in the country aligned with its broader push for sustainability. कोठी से निकला हुआ फारूक पटेल थे और आज जो फारूक पटेल पहुंचे, इसके बीच की पूरी जर्नी, पहली चीज वो पार्ट कितना इंपॉर्टेंट था और आज जब आप पलट के देखते हो उन चीजों को तो कैसा लगता है? वो पार्ट भी जीवन में जब आया तब भी मैं शायद इतना ही एंथुज था आगे बढ़ने के लिए। आज भी वही स्पीड से आगे बढ़ने का एंथु हूँ। फारूक सर, हम सबकी जिंदगी में एक स्टेटमेंट होता है कि इट वॉज टफ बट थैंकफुली वी हैव डन इट। टफ नहीं होगा तो हर एक चीज में देयर इज नो पेन नो गेन, और ये कहने के लिए नहीं है, ये हकीकत है। अब आते जरा दूसरे हिस्से पे, वो है प्रोडक्ट। क्योंकि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट तो बनाते नहीं जो हम समझ पाए आसानी से या आम आदमी समझ पाए आसानी से। हवा से पैसा बनाना या धूप से पैसा बनाना सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे भयानक टेक्नोलॉजी लगी हुई है और सालों की मेहनत लगी हुई है। तो उनको जरा समझाना ये क्या होता है, कैसे काम होता है। विंड टेक्नोलॉजी से पानी निकाला जाता था, पानी के पंखे घूमते थे, उससे एक कास चलती थी और उससे पानी निकाला जाता था। तो इन लोगों के लिए क्या मोटिवेशन रखते हो? मोटिवेशन के लेक्चर्स या मोटिवेशन की चीजें सुनने से कुछ समय के लिए आप अपने अंदर में एक जोश भर लोगे, लेकिन सुमित जी यकीन मानिएगा कि वो कुछ सोडा के जुस्से की तरह होता है। जैसे वो लेक्चर आपके दिमाग से स्लिप हुआ, मोटिवेशन डाउन। बहुत सारी बुक्स लीडर्स इंस्पायर करते हैं, आपको कोई करता है क्या? सेपियन बुक वो पढ़ के मैं इंस्पायर होता हूँ। मुझे कुरान इंस्पायर करता है, मुझे महाभारत और गीता इंस्पायर करते हैं, कभी कभी बाइबल भी मैं पढ़ लेता हूँ, वो भी इंस्पायर करता है। एक डाउन ट्रेंड आया, मुझे लगा मैं नहीं संभाल रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ। कैसे वापस आया फारूक पटेल उस समय? नमस्कार, बिजनेसनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमित और हर बार अलग अलग कॉर्पोरेट से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनकी कंपनीज के बारे में, डिटेल्स के बारे में। अलग अलग पैरामीटर हमेशा लेकर चलते हैं, जिसमें एक होता है प्रमोटर, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है प्लेज, डेट या फिर लास्ट में एक रैपिड फायर भी करते हैं। इसी श्रृंखला में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं और जो आज के मेहमान हैं इनको हवा से पैसा बनाना आता है। तो ज़रा बात कर ली जाए आज फारूक सर से। हमारे साथ मौजूद हैं आज श्री फारूक पटेल, चेयरमैन केपी ग्रुप के। फारूक सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। समय समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपसे वैसे भी बहुत बारी बात कर चुका हूँ, लेकिन आज एक मौका मिला है पूरा एंड टू एंड समझने का कि कौन है फारूक पटेल, क्या है केपी ग्रुप, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक सिचुएशन है, आगे क्या होने वाला है। तो इन सब पे बातचीत करेंगे। तो इसी पैरामीटर में पहला जो पैरामीटर हम लेके चलते हैं वो है प्रमोटर। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहली कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो प्रमोटर को देख के ही किया जाता है। तो यहीं से शुरुआत करता हूँ। केपी, क्योंकि आपके नाम में भी के नहीं है और लेकिन पटेल तो पटेल से हो गया, तो ये केपी क्या है, कहाँ से आया ये शब्द केपी और वाई केपी? नमस्कार सुमित जी, हम काफ़ी मर्तबा मिले, लेकिन आज अच्छा मौका आपने चुना है और आज काफ़ी कुछ बातचीत भी करनी है। इतना लंबा शायद मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी। आप भी काफ़ी मसरूफ़ हो गए, काफ़ी बिज़ी हो गए, लेकिन अच्छा ये रहा हम लोगों के लिए कि हम जहाँ भी मिलते हैं बड़ी अच्छी ही बातें करते हैं। आज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि व्हाट इज़ केपी। केपी क्या है? कोठी मेरा गांव है और जहाँ पर हम बैठते हैं सूड़ी के सोलर फार्म में, यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे ही है वो। और कोठी वाला पटेल मीन्स केपी। और नेचुरली यही होता है कि आदमी जब अपनी कैरियर की शुरुआत करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने गांव के नाम से या अपने जो ईश्वर में पूजता है उसके नाम से या
कोई ऐसी ही चीज़ चुनता है वो कि जिससे हमेशा याद रहे। तो हमने अपने गांव का नाम चुना कोठी। कोठी वाला पटेल इज इक्वल टू केपी। तो गांव से ही शुरुआत की जाए। आज चलो सर्किल पूरा घूम के हम गांव के पास ही में आ गए, लेकिन जब गांव से शुरू हुई थी कहानी, और मतलब बेसिक, जब कोई भी इंसान शुरू करता है तो उसके सामने एक तरीका होता है, एक विज़न होता है कि हमें ये करना है। तो आपने जब शुरू किया तो ऑब्वियसली बात है कि आप फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हो। सो इतनी बड़ी पूरी वेल्थ या इतनी बड़ी पूरी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये जर्नी कोई एक दिन में तो शुरू हुई नहीं होगी। सो जो कोठी से निकला हुआ फारूक पटेल थे और आज जो फारूक पटेल पहुंचे हैं, इसके बीच की पूरी जर्नी कितनी वॉलेटाइल रही? वॉलेटाइलेशन में तो देखो, किसी भी सक्सेसफुल या किसी भी व्यक्ति की एक उम्र किसी भी चीज़ में हो जाती है या एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हर एक आदमी का एक अलग अलग ही तरीके से वो अपने आप को बढ़ाता है। हर एक को परेशानियाँ आती है, हर एक की लाइफ जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर होता है उसमें आप देखेंगे तो सब लोगों को परेशानी में से ही गुजरना पड़ता है, तभी जाके आप सक्सेस की एक डेफिनेशन या सक्सेस के करीब पहुंच पाते हैं। पहले फारूक पटेल जो था वो एक सन था, फिर वो फादर हुआ, आज मैं ग्रैंड फादर हूँ। पहले फारूक पटेल जो था वो एक हार्ड वर्किंग था, आज वो है एक कंसिस्टेंट है। पहले फारूक पटेल एक रीच आइडिया वाला था, जो आज रीच इन एक्सपीरियंस है। पहले फारूक पटेल एक फास्ट था, आज फारूक पटेल रॉकेट फास्ट है। पहले फारूक पटेल एक लोकल था, आज फारूक पटेल इंटरनेशनल है। सुमित जी, पहले फारूक पटेल एक टीम मेकर था, आज वो फैमिली मेकर है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा मेरी जर्नी के लिए कि मैं इस तरह से ग्रो हुआ हूँ, एक बच्चे से लेके आज बूढ़ा होने तक मेहनत ही करने में यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो बहुत सारी स्टोरी अलग अलग पेपर, अलग अलग अखबार, अलग अलग जगहों पे हमने सुनी है कि आपने लंदन में काम किया जाकर बाहर, आपने पिज़्ज़ा के डिलीवरी के तौर पे भी कहीं काम किया, ऑटोज़ में भी काम किया। कुछ जो एक्सपीरियंसेस मुझे पता है कि आपने एक ऐसा भी समय था कि खुद ही वो ट्रक से सामान अनलोड किया, और वो सब करते करते आज आप यहाँ तक पहुँचे। तो पहली चीज़, वो पार्ट कितना इम्पोर्टेंट था, और आज जब आप पलट के देखते हो उन चीज़ों को तो कैसा लगता है? वो पार्ट भी जीवन में जब आया तब भी मैं शायद इतना ही एंथुज था आगे बढ़ने के लिए। आज भी वही स्पीड से आगे बढ़ने का एंथु हूँ। यानी उस ज़माने में भी जब ट्रक चलाई या ऑटो रिक्शा चलाई या पिज़्ज़ा हट में काम किया, तब भी सोच वही थी कि कैसे आगे बढ़ना है। आज जब 20,000 करोड़ की कंपनियों का मालिक बन के बैठा हूँ, फिर भी यही सोच है कि कितना आगे बढ़ जाऊँ और ताकि नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे पाऊँ। सुमित जी, तो सूरत आपके सामने पूरा बदला और सूरत के सामने आप पूरे बदले, तो ये दोनों का जो बदलाव था, इसको आपने कैसे चेरिश किया? मतलब सूरत को आपने बदलते देखा पूरा उस ज़माने से लेके अब तक, और आप भी सूरत के सामने पूरा बदल गए। सो कैसे अब आप देखते हो सूरत को, और वो सूरत आज आपको कैसे देखता है? सूरत में 2 साल का था तब से सूरत में हूँ। आज मेरी 54 की एज हुई, 52 ईयर्स से मैं सूरत में ही हूँ। सूरत को खूबसूरत बनते हुए मैंने देखा है, सूरत को डायमंड सिटी बनते हुए मैंने देखा, टेक्सटाइल सिटी बनते हुए मैंने देखा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पर आके इन्वेस्ट किया, वो मैंने देखा। उस वक्त ये एक बस कंडक्टर का लड़का था। आज मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ एजेंसियों ने मिल के ये रेकमेंड किया, या तो मुझे सूरत का रिचेस्ट पर्सन से सराहा। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्लम टाइप के एरिया में रहने वाला आज सूरत का रिचेस्ट पर्सन है, तो एक अलग से फीलिंग होती है, एक सक्सेस की जोम होता है या जुस्सा होता है, वो आज भी मुझे आगे ले जाने की मेहनत करवा रहा है। सुनील जी, तो फारूक सर, इतने सारे जर्नी के हिस्से रहे, छोटे छोटे 3-3 साल, 2-2 साल, कभी ये काम वो काम, ऐसे काम वैसे काम। अक्सर करके आदमी कामों से जब नहीं मिलता कुछ तो छूट जाता है, छोड़ देता है, ज़िद छोड़ देता है कि ठीक है कुछ और कर लेते हैं, या जो मिल गया उसी को ही डेस्टिनी मान लेता है।
फील नहीं आया कभी ऐसा कुछ? बहुत मर्तबा ऐसा हुआ सुमित जी। आई हैव ट्राइड, मैंने कम से कम 15-17 बिजनेसेस को ट्राई किया है, लेकिन जहाँ पर लिमिटेशंस आ जाते थे या जहाँ पर कुछ हासिल नहीं होने की उम्मीद दिखती थी, मैं उसको छोड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। दूसरा नया बिजनेस ट्राई करते करते आज 31 साल हो गए। सक्सेस कोई एक रात की बात नहीं होती है। सक्सेस के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत मेरे ख्याल से हमने की और मैंने उस सक्सेस को पाया। ऑफ कोर्स ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है कि यार अब थका मैं, लेकिन जब सही चीज़, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी 2008 से मेरे हाथ में आई, तब से मैंने थकन हो या किसी भी चीज़ का नेगेटिव इम्पेक्ट बिजनेस पे या मेरे पे नहीं आने दिया। और मेरे ख्याल से यही सही तरीका भी है, किसी भी चीज़ को अगर समझ में आ जाए तो उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने की। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आया कि एक डाउन ट्रेंड आया, मुझे लगा मैं नहीं संभाल रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ, कैसे वापस आया फारूक पटेल उस समय? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं छोड़ देता हूँ, ये नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ कि मुझे चेंज करना चाहिए। ओके। और मैंने चेंज किया, और चेंज नए लोगों के साथ में, नई टीम के साथ में करता रहा, और उसका नतीजा है ये आज जो आप देख रहे हैं, वो उसका नतीजा है। यानी ये कभी नहीं हुआ कि बस हो गया या ख़त्म हो गया, अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, वो कभी नहीं हुआ। तो 2008 मंदी का दौर पूरे दुनिया में था। 2009-10 में आपने ये रिन्यूएबल को आइडेंटिफाई किया। उस समय पर इंडिया में टेलीकॉम सबसे बड़ी स्टोरी हुआ करती थी, और हम जानते हैं उस समय बहुत 13-14 ऑपरेटर भी हो गए थे, और दूसरी तरफ मंदी से उभर रही थी चीज़ें। सो वो टाइम पर क्या पहले ही रिन्यूएबल आइडेंटिफाई कर लिया था, या लगा था कि नहीं, ये रिन्यूएबल मैं स्टेप बाय स्टेप होते होते रिन्यूएबल पहुंचा हूँ? आप मेरी हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 1994 से जब शुरू हुआ, लॉजिस्टिक में शुरू हुआ, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम किया। 10 ट्रकें थी मेरे अंडर में, 67 ट्रकें थी। फिर 1999 में उसको चेंज किया, कंस्ट्रक्शन में आया। 2001 से टेलीकम्युनिकेशन में मैं गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले से ही लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलने का हमेशा रहता था। तो टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड में एक 2003-04 में करीब 16 स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर में केपी का प्रेजेंस था एज अ केपी बिल्डकॉन, और काफ़ी कुछ काम किया। लेकिन 2006 के बाद से जैसा मंदी का दौर शुरू हुआ 2008 में बिल्कुल, तो 2006 से लेकर 2008 तक में करीब 5-7 और बिजनेसेस किए जिसमें सक्सेस नहीं दिखा, या मंदी का कोई जोर था उसमें। 2008 में अब मैंने ये सोच लिया था कि अब जो भी बिज़नेस करूँगा, लाइफ का ऐसा बिज़नेस होगा कि उस बिज़नेस में हाईएस्ट ऑफ द हाई, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे रिस्क टेकिंग की जितनी भी एबिलिटीज़ मेरे में छुपी है, वो सबको डाल दूंगा, और टीम को फुल मोटिवेट किया, और कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे पाएँ और जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो। तो नेचुरली है, उसको खोजने में थोड़ा तकलीफ़ हुआ, लेकिन जब ये रिन्यूएबल एनर्जी समझ में आया, सोलर का पहले, फिर विंड का, अभी तो हम लोग काफ़ी कुछ हाइड्रोजन का भी कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का कर रहे हैं, कुछ बेस का कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत 2008 से उसकी हो चुकी थी। तो यू कैन से कि समझ में इस वजह से आया कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो इंसान को फ़ायदा पहुंचा रहा है, और दूसरा इसमें सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। एनर्जी की ज़रूरत हर एक को पड़ती है, हर एक इंडस्ट्री को होती है, पूरी दुनिया को होती है, और उसमें मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहला ही गोल आजमाया और वी वर सक्सेस। इन 2013, 12 और 13 वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, उसमें सबसे पहला हम लोगों ने 768 करोड़ का एक MOU किया, और वो MOU जब किया, जब यकीन करिएगा कि सुमित जी हमारे पास करोड़ की भी ताकत नहीं थी, और 768 करोड़ का हम लोगों ने MOU किया था। तभी बहुत सारे क्रिटिसिज्म को भी हमको सहना पड़ा, लेकिन गर्व के साथ आज कह रहा हूँ
कि आज हम लोगों ने 7,680 करोड़ का काम कर दिया जो गुजरात में किया। और इसीलिए शायद हम लोगों को या मुझे लोग कमिटमेंट का आदमी कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर जब सक्सेस मिलती है आपको तो नेचुरली है कि जब सक्सेस मिलेगी तो उसकी मिठास ऐसी होगी और बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे उसको और ज़्यादा सक्सेस करने में। तो यू कैन से कि आफ्टर 2008 मंदी के पीरियड में सबसे ज़्यादा वक्त होता है आपके पास सोचने का कि किस चीज़ के अंदर में मैं जाऊं ताकि मुझे अच्छे से अच्छा फ़ायदा मिले। और मंदी के टाइम में शुरू हुआ बिज़नेस अगर सक्सेस हो गया तो यकीन मानिएगा कि वो सस्टेनेबल ही होगा। जितना मैं जानता हूँ आपको, सालों से देखता आ रहा हूँ, आप ग्राउंड लेवल का एक एक चीज़ भी जानते हो। इस कंपनी मतलब इस सूडी फार्म हाउस में हम खड़े हैं, एक एक पैनल की एक एक परेशानी को आप बता सकते हो जितना मैं जानता हूँ आपको। लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल से उठते उठते इतने काम करते करते इतने लोगों को मिलते मिलते देखते देखते करते करते यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो जो लर्निंग्स रही वो क्या थी? एक दूसरा, आज बहुत सारी जगहों पे आप लेक्चर देते हो बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को। आज सुबह वो इंजीनियर भी आए हुए थे, उन लोगों को भी आप दे रहे थे। तो इन लोगों के लिए क्या मोटिवेशन रखते हो? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो रहता है वो सक्सेस पाने के बाद ऑटोमेटिक मिलता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए और सक्सेस मोटिवेशन के लेक्चर से सक्सेस नहीं मिलता है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ सक्सेस मिलता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स को भी कहता हूँ कि देखो, मोटिवेशन के लेक्चर्स या मोटिवेशन की चीज़ें सुनने से कुछ समय के लिए आप अपने अंदर में एक जोश भर लोगे, लेकिन सुमित जी यकीन मानिएगा कि वो कुछ सोडा के जुस्से की तरह होता है। जैसे वो लेक्चर आपके दिमाग से स्लिप हुआ, मोटिवेशन डाउन। लेकिन असल मोटिवेशन या असल सक्सेस का मोटिवेशन ये होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मेहनत ये चीज़ करते रहोगे तो सक्सेस एक ना एक दिन तो आपके कदम छुएगी। और वंस सक्सेस ने आपको छू लिया उसके बाद मोटिवेशन खुद ब खुद हो जाता है। खुद मोटिवेशन कहता है मुझे भी सक्सेस चाहिए। तो जिस रफ्तार के साथ फारूक पटेल ने शुरुआत की थी तब तो जिम्मेदारियां भी कम थीं, उम्मीदें भी कम थीं और लोगों की उम्मीदें भी आपसे कम थीं। लेकिन आज क्या वो रफ्तार आप मेंटेन कर पा रहे हो कि आज उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, रफ्तार भी ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है, पहले एक ज़माने में 9 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट या पूरा ग्रुप लेवल पे देखो तो 10 हज़ार करोड़ के रेवेन्यूज़ कमा रही है। सो वो उम्मीदें बढ़ गई हैं, वो चीज़ें बढ़ गई हैं। सो अब भी वही पेस है या और बढ़ गया? मेरा पेस जो है कभी भी, मैं अभी आपको कहा कि कंसिस्टेंसी मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ। अब पहले जैसे आपने कहा कि 2021 में केपीआई की बात कर लेते हैं, तो 2021 में कभी टॉप लाइन हुआ करता था 123, 2023 में बॉटम लाइन हो गया 123 और सारी कंपनियों में इसी तरह से ट्रेजेक्टरी रहा है। और आज भी गारंटेड मैं ये चीज़ को दावे के तौर पे कहता हूँ कि न जोश कम हुआ है, न स्पीड कम हुई है, न सोच कम हुई है। और आप बहुत ही नज़दीक में इस ग्रुप को देखोगे, केपी ग्रुप को, कि ये आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच चुका होगा। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत हो रही है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल लगे हुए हैं, बहुत सारी पढ़ाई हो रही है। ये मैं तो कंपनी का एक फेस हूँ, बहुत बड़ी टीम है पीछे सुमित जी, यू कैन अंडरस्टैंड। और उन्हीं की वजह से शायद केपी ग्रुप यहाँ पर है और आगे भी बहुत बड़ी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो केपी ग्रुप को यहाँ तक लाने में कोई ऐसा डिसीज़न या कोई ऐसा इंसान जो आपको लगा कि हाँ, इससे मेरे को एक बड़ा प्रभाव मिला या इससे बड़ा गेम चेंजर हुआ या इसने मेरी लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया? मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि जो सिंगल चीज़ करने से आपको सक्सेस या रातों रात बड़ा कर सके।
लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपको उस जगह पे पहुंचना है तो सारी चीज़ों पे आपको मेहनत करनी रहेगी, और हमने वो की। हमने बहुत सारे रेगुलेटरीज ऑन बोर्ड किए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल, बहुत सारे IITs, IIM, बहुत सारी टीम को बढ़ाई, और उस टीम के ज़रिए से मैं यूँ कहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा कि हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल पीपल को ऑन बोर्ड किया और नॉलेज को हम लोगों ने एडॉप्ट किया, जिसकी वजह से शायद केपी ग्रुप लास्ट आप देखोगे रैपिडली ग्रो हो रहा है फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, और उसकी वजह 100% ये है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल को हम लोगों ने ऑन बोर्ड किया है। तो मतलब जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि फारूक सर के ऑफिस में, रादर घर में, इनकी हर जगह पे जहाँ जहाँ मौजूद है, ये हर रोज़ का, हर मिनट का, हर दिन का आउटपुट तक देखते हैं कितना बिजली जनरेट हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इनके पास जो कैमराज हैं वो मैंने भी देखे हैं, उससे एक एक यूनिट 100-125 यूनिट जितनी है, जितनी जगह कैमरे लगे हैं वहाँ का जूम इन कर करके क्या क्या सिचुएशन है वो तक इन्हें पता रहती है। तो फारूक सर, इस तरह की चीज़ें मॉनिटर करना और उस तरह का हैवी लाइफस्टाइल मेंटेन करना कि जहां आपको मीटिंग्स भी करनी है, नंबर्स भी देखने हैं, प्रोडक्शन भी देखना है, आगे की प्लानिंग भी करनी है, लेक्चर्स भी देने हैं, कैसे मैनेज करते हो ये सब चीज़ें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को रेज़ किया कि भाई ये सारी चीज़ें आप कैसे कर लेते हो। वो एक दिन में या 1 घंटे में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। हाँ, मेरे मैं साथ रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन मतलब लेकिन इतना ज़रूर है कि आप यूँ कह सकते हैं कि देखो लाइफस्टाइल में तो आपको सब संभालना है। पहले अपने आपके शरीर को संभालना है, उसके बाद आपके बिजनेस को संभालना है, देन आपकी फैमिली को संभालना है, देन आपके लोगों को संभालना है। लेकिन आपका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना सभी अगर एक चीज़ में हो जाए तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। जैसे आप हम लोग अब यहाँ बैठे हैं, ये सोलर फार्म के बीचों बीच में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी मीटिंग से भी यहाँ कभी कभी हो जाती है। सुबह में उठना, एक्सरसाइज करना, घोड़े सवारी कर लेना थोड़ा बहुत, उसके बाद में लोगों को जो CEOs वगैरह होते हैं या GM वगैरह होते हैं उनके साथ में मीटिंगें होती है। उसके बाद में टारगेट्स जो होते हैं उस पर रिव्यूज़ होते हैं। और आपने कहा इस तरह से 1 से 1.5 घंटा कम से कम कैमरे पे बैठते हैं। 1100 कैमरे हैं, सारे तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन साइड वाइज कभी कभी रैंडमली 1-2 उठा के देख लिए, वो करते हैं। नॉक्स सिस्टम बनाया है, वो IT से रिलेटेड, AI से कनेक्टेड है, यानी वो बता देता है कि कौन सी पैनल कितना, कौन सा जनरेशन क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। ये सारी के सारी चीज़ें जो है हमको बाय दी पीपल, ऐसे लोग हैं बोर्ड पे कि जिन लोगों ने मिल के ऐसी सिस्टम में बनाई हुई है, तो बहुत ही 10 मिनट 15 मिनट एक एक चीज़ को रिव्यू करते हुए ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मेरी सोच ही ये बन चुकी है, हर एक की अलग सोच होती है, मेरी सोच ही रिन्यूएबल बन चुकी है, मेरी सोच ही सोलर एंड विंड एंड हाइड्रोजन एंड बेस बन चुका है, सो मुझे हर वक्त वही दिखाई पड़ रहा है। एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ मैं ये चीज़ को, लेकिन हकीकत में मैं कहूँ कि मुझे हर चीज़ में ये दिखाई पड़ रहा है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं हर चीज़ों के अंदर में इसको ले आता हूँ। फैमिली को भी आप देख सकते हैं कि 2nd जनरेशन भी शुरू हो गया, ओनली बिकॉज मेरी बातें ये होती है, उनमें यही चीज़ें पहुँचती है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है। एवरीवन इज़ कमिंग, वो सब लोग इसी की बातें करते हैं, सब बैठे बैठे हमारी बातें भी ये हो जाती है, तो मैनेज ईजी हो जाता है। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि और 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, हमको और घंटे ईश्वर से मांगने चाहिए। तो फारूक सर, हम सबकी ज़िंदगी में एक स्टेटमेंट होता है कि इट वॉज टफ बट थैंकफुली वी हैव डन इट। ठीक है, मुश्किल था लेकिन एटलीस्ट हमने कर लिया। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया कि आपको लगा हाँ बहुत टफ था लेकिन एटलीस्ट मैंने कर लिया? टफ नहीं होगा तो हर एक चीज़ में देयर इज़ नो पेन नो गेन, और ये कहने के लिए नहीं है, ये हकीकत है कि देयर इज़ नो पेन नो गेन। तो यहाँ पर जो है जितना पेन मुझे पता अब चल गया है कि पेन हो रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है।
जैसे पेन होता है बहुत बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये नीति जब हो जाती है तो पेन इज, जब भी पेन आता है ना सुमित जी, मैं समझता हूँ हाँ बड़ा सक्सेस आने वाला है। तो माइंडसेट चेंज हो गया, क्या माइंडसेट चेंज हो गया। तो फारूक सर, पहले एक रीजनल प्लेयर, फिर नेशनल प्लेयर, अब इंटरनेशनल प्लेयर। सो पहले तो जर्नी, दूसरा व्हाट नेक्स्ट? पहले रीजनल, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। यानी पहले खाली यूँ कहो कि गुजरात, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, देन अब बोत्सवाना। आपके कहने का मतलब, और ये हकीकत है, क्योंकि अगर स्केल अप होना है, बड़ा काम करना है, और मेरे ख्याल से कंपनी को 17 साल हो चुके, अब टीन एज ख़त्म होने वाली है कंपनी की, और अब वो मैच्योर साइज में जा रहा है। अब मैच्योर साइज में बड़े काम ही करना होंगे, और ईश्वर की कृपा से और बाकी सारे लोगों की मेहनत से we are establishing not only in the Botswana, we are going to the MENA, means Middle East and Africa। और 2 जगह पे हम लोगों ने काम कर लिया, एक बोत्सवाना में भी है और एक यूएई में भी है। यूएई का थोड़े दिनों में हम लोग अनाउंस वगैरह करेंगे, ये सब फॉर्मल हो रहा है। सो उसके बाद में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ग्रीन हाइड्रोजन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी को सस्टेनेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि सोलर विंड 25-25 साल के लिए हम लोगों ने 1.8 गीगावाट तो कर लिया, और नेक्स्ट बहुत ही कम समय में, यानी 1-2 साल के अंदर में आप देखोगे कि कंपनी की साइज इन आईपीपी भी बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। अब उसको नॉलेज को सीमित तो रखना नहीं है, जिस जगह के ऊपर में इसकी ज़रूरत है वर्ल्ड में, उस जगह पे पहुंचाएंगे। और अफ्रीका इज़ द बेस्ट, वर्जिन है। दूसरा बोत्सवाना उससे भी वर्जिन है। बोत्सवाना की खुद की नीड नहीं है, लेकिन वो लैंडलॉर्ड कंट्री जिस हिसाब से है, 5 बहुत नज़दीक के उसके ये लगे हैं बॉर्डर पे। जैसे आप नामीबिया ले लो, साउथ अफ्रीका, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, ये 5 जगह के ऊपर में पावर का शॉर्टेज है। बोत्सवाना जहाँ है वहाँ ग्रिड है, तो वहाँ से उन लोगों को पहुँचाया जा सकता है। बोत्सवाना है वो वेरी बिग लैंड इन कंपेयर टू दी गुजरात, 3 times इज बोत्सवाना। रेडिएशन वाइज अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रेडिएशन 3200 घंटे मिल रहे हैं पूरे साल में। तो आप समझ सकते हैं कि बोत्सवाना क्यों सिलेक्शन हुआ। रेडिएशन इज गुड, विंड इज गुड, पॉपुलेशन इज वेरी लेस, ग्रिड इज देयर, नेबरिंग ऑल द कंट्रीज। लाइक अगर मान लो हम गुजरात में पावर पैदा कर रहे हैं और हम लोग सीटीयू कनेक्शन के द्वारा पूरे इंडिया में दे रहे हैं, इसी तरह से सेम बोत्सवाना में भी उनके खुद के रूल्स है, नियम है, वो पहले से बने हुए हैं। और वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी व्हेन वी वेंट विद द प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट मुर्मू मैडम जब वहाँ पर गई, उस समय उनके कॉन्वे में गया और वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दी कि वी हैव ग्रैब्ड इट। अनफॉर्चुनेटली वी हैव डन द 32 दिन में MOU भी हो गया, और इन वेरी नियर फ्यूचर ये आ रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। तो फारूक सर, एक बात बताओ, मैं आपको सालों से जानता हूँ, सालों में ही कम से कम 8-10 तो आपके लुक्स मैंने चेंज होते देख लिए। मतलब कभी मूंछों में ताव आ गया, कभी दाढ़ी छोटी हो गई एंड ऑल। और किसी भी सिचुएशन में आपको मिला हूँ, ऑफिस में मिला, बाहर मिला, घर पे भी गया, हर सिचुएशन में आप ना डेकडअप रहे, ऐसे ही तैयार बिल्कुल। ये इंडिविजुअली चॉइस रही है क्या, कि हमेशा से ही, जब यंग एज से ही, या अभी भी यंग ही हो चलो, ये और छोटी एज से ही? नहीं सुमित जी, इसमें वक्त ने हमेशा जिस तरह से मुझे तराशा, मैंने चेंज को एक्सेप्ट किया है। शुरुआत में ऑफ कोर्स मैं कफनी पजामा ही पहनता था, मैंने दाढ़ी कभी कटवाई नहीं है, कफनी पजामा ही पहनता था। फिर लोगों ने कहा कि कफनी पजामा ही क्यों दूसरा, मैंने कहा सही है, मुझे कोई परहेज नहीं है उसमें। फिर उसके बाद एक स्टेज आया कि जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल लोगों के बीच में जाने का रहा, अब सुमित जी जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने का भी रहा, तो नेचुरली है कि अपने आप को अच्छा पेश करना कोई बुरी बात तो है नहीं।
स्लोली ऐसा हुआ कि सुबह से लेके यानी वेकअप टू इवनिंग यानी सोने तक मसरूफियात इतनी हो गई कि फिर मैंने तय कर लिया कि वाई आई एम नॉट गोइंग टू बी रेडी ऑल द टाइम। मैं क्यों ना रहूं, कभी भी कोई भी काम आता है आई एम रेडी। सो उस वजह से उसमें वक्त ज़्यादा बर्बाद ना हो अलग अलग ड्रेसअप करने में, इसलिए हमेशा टॉप ऑफ द टाउन Ready. सबसे तैयारी रहो, रेडी। तो फारूक पटेल एज अ फैमिली मैन कैसे देखते हैं हम? फारूक पटेल इज अ सन, फारूक पटेल इज अ फादर, फारूक पटेल इज अ ग्रैंडफादर, फारूक पटेल इज अ हस्बैंड, फारूक पटेल इज अ ब्रदर एंड फारूक पटेल इज अ टीम मेंबर। ऐसे आप देख लो इसको, इसका एलोब्रेशन कर लो। तो ये सारे रोल इतने बिजी शेड्यूल के साथ ठीक से निभा लेते हो आप? रोल सामने वाले डिसाइड करते हैं ना। मैं तो निभाता हूँ। अब अच्छा भी लगता है, शायद पता नहीं, अभी तक अच्छा ही लगा होगा, कभी कभी कुछ आता भी होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो मेजर मैं समझ सकता हूँ मेजोरिटी सेटिस्फेक्शन है। चलो, तो प्रमोटर का तो बहुत कुछ है, आपसे उस पर और आगे बात करते रहेंगे। अब आते जरा दूसरे हिस्से पे, वो है प्रोडक्ट। क्योंकि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट तो बनाते नहीं जो हम समझ पाए आसानी से या आम आदमी समझ पाए आसानी से। तो जरा हवा से पैसा बनाना या धूप से पैसा बनाना सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे भयानक टेक्नोलॉजी लगी हुई है और सालों की मेहनत लगी हुई है। तो जरा समझाना फारूक सर, आम तौर पर गुजरात के लोग या जो ऑफशोर साइड के लोग हैं, इनको तो पता रहता है कि विंड फार्म क्या होता है, ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया के लोग हैं, पंजाब के लोग या कह लो यूपी के लोग, इन्होंने शायद ही कभी विंड मिल देखी भी हो, हिंदी हार्टलैंड में। तो उनको जरा समझाना ये क्या होता है, एक कैसे काम होता है, दूसरा सोलर पैनल घरों के ऊपर देखने अब हम लग गए हैं तो हमें पता है कि बिजली ऐसे बन जाती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जब वो इतने बड़े बड़े फार्म देखते हैं तो ये इतनी बिजली बन रही है तो जा कहाँ रही है, ये बिजली स्टोर कैसे होती है, कैसे पहुंचती है घरों तक, जरा इसको समझाना क्या है पूरा हिसाब किताब। देखो, विंड टेक्नोलॉजी या सोलर टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है सुमित जी। ऑफ कोर्स अभी अभी प्रचलित जरूर हुई है ये, अदरवाइज ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। पहले शायद विंड टेक्नोलॉजी से पानी निकाला जाता था, पानी के पंखे घूमते थे, उससे एक कास चलती थी और उससे पानी निकाला जाता था। इसी तरह से सोलर टेक्नोलॉजी 1972-75 के दरमियान में नासा ने 2 रॉकेट छोड़े थे जो मंगल की तरफ आज भी जा रहे हैं, वो भी सोलर टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं 50 साल पहले। कोई नई चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर ये है कि वो कहाँ पर लगेगी, कैसे लगेगी, किसी भी टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने में देर लगता है। इंडिया में भी 1984 से रिसर्च हो रहा था और 92 में शायद पहली लगी छोटी वाली। आज वो ग्रो होके 4.2 5.3 मेगावाट तक तो इंडिया में पहुंच चुकी है टेक्नोलॉजी, और ऑफशोर के ऊपर में 20 मेगावाट तक की पहुंच चुकी है। यह बनता ऐसे है कि हवा, पंखा जो कहते हैं ना, पंखे कहते हैं, आम लोग पंखे कहते हैं विंड टरबाइन को, उसको घुमाती है, उससे एक जनरेटर घूमता है, उसमें क्रैंकशाफ्ट होता है, वो घूमता है, जिससे सिंपल डायनेमो पकड़ लो, जैसे वहाँ से बिजली पैदा होती है। वो बिजली को ट्रांसफ़र नीचे किया जाता है, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है एक यार्ड में, और वहाँ से वो बिजली जाती है गवर्नमेंट के सबस्टेशन में, और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये हो गया विंड। इतना इजी नहीं है जितना मैं बोल चुका, क्योंकि 140 मीटर की हाइट होती है, कभी 120 मीटर की हाइट होती है, और जो टरबाइन लगती है, जिसका जनरेटर होता है, जिसका वेट जो होता है कम से कम अभी तो 90 टन 100 टन के करीब का वेट होता है, 360 घूमती है वो। उसकी जो विंग होती है वो भी मूवमेंटेबल होती है, और अक्सर ये पहाड़ों के ऊपर में या दरिया के किनारों पे लगती है। गुजरात में इस वजह से दिख रही है क्योंकि गुजरात वैसे भी पहले से प्रोग्रेसिव रहा है रिसर्च में,
और दूसरा कि गुजरात के पास बहुत बड़ा किनारा जो है वो दरिया का है, जिस वजह से यहाँ पर विंड जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इसकी वजह से यहाँ प्रोडक्शन पावर का घूमने से अच्छा होता है, बड़े बड़े फाउंडेशन होते हैं उसके, और शायद इसीलिए गुजरात में ज़्यादा विंड लगी है। अब धीमे धीमे वो नॉर्थ तक में भी पहुँचेगी जैसे जैसे रास्ते खुलेंगे, और इसी तरह से दरिया के बीचों बीच भी ये लगना शुरू हो जाएगी बहुत नज़दीक के भविष्य में। सोलर की बात करूं तो सोलर बहुत इजी टेक्नोलॉजी है देखने जाए तो। फोटोन ईश्वर ने बहुत दिए हैं सूरज में। फोटोन का गिरना वो सोलर पैनल पे आते हैं, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन बन के बाहर जाते हैं, जिसको हम बिजली कहते हैं। सोलर पैनल के ऊपर में सूरज की रोशनी का गिरना कंपलसरी है, जबकि विंड में विंड का होना जरूरी है। दोनों के रेडिएशन के लिए कुछ मेजरमेंट और मेकर्स होते हैं। वो मेजरमेंट से पता चलता है, जैसे जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ का रेडिएशन है 5.23, यानी यूँ समझ लीजिएगा कि 1 किलोवाट से 5.23 मैक्सिमम यूनिट आप एक दिन में पैदा कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी लॉजिकली। और इसी तरह से विंड में है 8 की स्पीड होती है, 6.5 की स्पीड होती है, वहाँ तक वो वायबल रहता है, क्योंकि हमको साथ में कितना पैसा और कितनी बिजली बिकेगी वो भी एक ध्यान रखना रहता है। अब आप जो देख रहे हो कि बड़े बड़े सोलर फार्म क्यों हैं, रूफटॉप के ऊपर पे तो होता है, लेकिन बड़े बड़े जो सोलर फार्म होते हैं वहाँ पर इकट्ठा, ये जहाँ पर बैठे हैं वहाँ करीब करीब 120 मेगावाट का सोलर फार्म है ये। और ये सोलर फार्म से बिजली हर एक स्ट्रिंग से इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर थ्रू ये जाती है यहाँ के सबस्टेशन में, जिसको पुलिंग सबस्टेशन कहते हैं, और वहाँ से जाती है जीएसएस यानी गवर्नमेंट के सबस्टेशन में, और वहाँ से वो नज़दीक के जहाँ जहाँ भी वपराश होता है वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो टेक्नोलॉजी इजी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे करना वो एक मुश्किल काम हमेशा रहता है। तो सर, हमेशा आम तौर पर जब हम आपसे बात करते थे तो हमेशा 2-3 टर्म आप यूज़ करते हो, आईपीपी, सीपीपी, ईपीसी, बीईएसएस। क्या है ये सब? ओके ये अच्छा सवाल है आपका, जो आज शायद आपको लग रहा है, कुछ साल पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि आईपीपी क्या है, सीपीपी क्या है। आईपीपी जहाँ पर हम लोग अपना पैसा लगा के एक फार्म बनाते हैं या सोलर मेगावाट साइज में बनाते हैं, और उससे बनने वाली बिजली को हम या तो प्राइवेट पार्टी में या गवर्नमेंट में हम लोग उसके पीपीए करते हैं। वो हो गया आईपीपी, जो कि आज की तारीख में 571 के करीब हमारा लग चुका है मेगावाट, और करीब करीब 1.3 का काम चल रहा है, जो कि इस साल की एंड में यानी 26 कैलेंडर ईयर तक में वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें पैसा भी हमारा, लगाते भी हम लोग हैं। डिफरेंस केपी ग्रुप का ही है। ठीक है। सीपीपी जो कहा, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, यानी जिसको बिजली चाहिए वो लोग प्लांट बनाते हैं कि उनको सोलर से या विंड से बिजली चाहिए, तो उनके लिए हम लोग काम करके देते हैं। ठीक है। और ईपीसी उसको कहते हैं कि जिसको बिजली किसी और को बेचना है लेकिन प्रोजेक्ट हमसे बनवाना है, ओके, उसको कहते हैं ईपीसी। ठीक है। और ये नया टर्म बेस, और बेस जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। दिन में सोलर से बिजली पैदा हुई और मोस्ट ऑफ रात में विंड मिल चलती है, लेकिन कंसिस्टेंट पावर नहीं होता है दोनों में से किसी में भी। तो इसको एक कंसिस्टेंट वे के ऊपर में डालने के लिए, भाई आपको 1 ही मेगावाट चाहिए, तो आपने 5 मेगावाट सोलर तो लगा लिया, लेकिन वो एक टाइम पे 5 देता है, तो कभी 4 देता है, कभी 3 देता है, कभी 2 देता है, कभी नहीं देता है रात को। तो उसको स्टोरेज में रखा, और जब चाहिए जब उसमें से वो पावर को आपने ड्रॉ कर लिया। दैट इज कॉल्ड अ बेस। तो
केपी ग्रुप के लिए, क्योंकि आप सब तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, खुद भी कर रहे हो, दूसरों के लिए भी क्रिएट कर रहे हो, सबसे अच्छे मार्जिन कहाँ पर मिलते हैं, पहला पार्ट। दूसरा, क्योंकि केपी की 3 कंपनियां हैं और तीनों कंपनियां सेम सी साउंड होती हैं, केपी ग्रीन, केपीआई ग्रीन, केपीईएल, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि किस कंपनी में क्या आता है एक, और किस तरह के प्रोडक्ट्स पे कौन सी कंपनी डील करती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। चौथी कंपनी आप भूल गए, वो सनड्रॉप। सनड्रॉप, जो अभी आने वाली हाँ, है। उसका नाम अलग है ना, तो वो तो पहचान सकता है। इसमें केपीआई जो है उसका एक स्पेशलाइजेशन है कि वो मोस्ट ऑफ द वर्क इन सोलर करती है, और ख़ास करके आईपीपी का पोर्टफोलियो केपीआई में बहुत बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन है। जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन है। उसका एबिडिटा करीब 76 to 92% तक पहुंचता है। ओके। इट्स अ वेरी गुड मार्जिनल बिजनेस आईपीपी का, और साथ साथ में वो सीपीपी का सोलर का भी काम करती है, लेकिन 25 मेगावाट के ऊपर ही वो काम करती है उसमें। ओके। अब पहले छोटे भी करती थी, और हाइब्रिड के भी कुछ काम करती है, जहां पर हाइब्रिड सोलर यानी ज्यादा, सोलर और विंड दोनों। हाँ, सोलर एंड विंड दोनों मिला के आप जब बात करोगे तो उसको हाइब्रिड कहा जाता है। यानी एक ही इवैक्यूएशन, एसी पार्ट सेम, डीसी पार्ट में दोनों अलग अलग। ठीक है। अब हो गया केपी एनर्जी। केपी एनर्जी मोस्टली विंड के एक्सपर्ट है और विंड में डील करती है। ठीक है। वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें जैसे हाइब्रिड है, और बड़े ईपीसी के काम जितने भी होते हैं, जैसे एनटीपीसी है, सीएलपी, जी, देन आदित्य बिरला, देन टॉरेंट, ऐसे बड़े बड़े जितने भी है 200 मेगावाट 500 मेगावाट के काम, वो ईपीसी के अंदर केपी एनर्जी करती है। ठीक है। उसमें केपी एनर्जी का पैसा नहीं लगता है, उसमें वर्किंग कैपिटल से काम चल जाता है। ठीक है। तीसरा रहा केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, जो बैकबोन है ये सबका। 25 साल पुरानी कंपनी है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, इसको पहले केपी बिल्डकॉन कहा जाता है। ठीक है। हाँ, केपीआई 2008 में शुरू हुई, केपी एनर्जी 2010 में शुरू हुई, और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग जो है वो 2001 में शुरू हुई थी एज ए प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी गैल्वेनाइज टैंक है, वहाँ पर 22 प्रोडक्ट बनती है, जिसमें सोलर की भी बहुत सारी चीज़ें, सबस्टेशंस बनते हैं, रेलवे के क्रॉस बैरियर भी बनते हैं, इसी तरह विंड के टावर भी बनते हैं, ट्रांसमिशन की लाइन भी बनती है, और मोबाइल के टावर भी बनते हैं। वो करीब करीब दोनों कंपनियों को 30% का काम दोनों कंपनी का वो लोग करते हैं, 70% का GVNL, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड देन ABB, बहुत सारे मल्टीनेशनल काम वो करती रहती है, और उसका भी फैक्ट्री भी अभी है, उसका भी IPO आ गया। सो वो बेसिकली यू कैन से द इंजीनियरिंग कंपनी है, और वेल मैच्योर्ड कंपनी है वो। अब रहा चौथी कंपनी, जो आपने नहीं पूछी, मैंने कह दिया, वो सनड्रॉप है, जिसका डिज़ाइनिंग हो रहा है IPO इन दिस ईयर ओनली। वो है बेस के ऊपर काम करेगी, और 25 मेगावाट के ऊपर नीचे के जितने भी बिजनेसेस है, चाहे वो सोलर के होंगे, चाहे वो विंड के होंगे, मोस्ट ऑफ द वो केपीआई की सब्सिडरीज है, और उसी में काम हो रहे हैं। और उसकी वजह भी ये है कि केपीआई छोटे से ग्रो हुआ है, तो उसका पूरा का पूरा स्टाफ केपी यानी सनड्रॉप को सपोर्ट कर रहा है, और सनड्रॉप के अंदर में चल रहा है। और उसका खासियत ये है कि वो बेस के अंदर पूरा के पूरा काम करती है। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले ही शायद ऑर्डर भी डिक्लेयर हुआ उसमें, और उसमें भी एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं बेस के लिए, जिसमें सेल वगैरह बनेंगे। सो चारों चार कंपनी की अलग अलग ट्रेजेक्टरी है, अलग अलग बिजनेसेस है, अलग अलग लोग हैं, लेकिन अल्टीमेट ये केपी ग्रुप का हिस्सा है। तो सर, जिस बिजनेस में आप हो, यहाँ टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। टेक्नोलॉजी वैसे ही भारत में बदल रही है, और इतनी लंबी जर्नी में ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बार बदलेगी ही बदलेगी। उस ज़माने के सोलर पैनल और आज के सोलर पैनल में भी अंतर आ चुका है। सो जो ये टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो केपी ग्रुप कैसे इंश्योर करता है कि वो हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रहे? अब बेस्ट जैसी टेक्नोलॉजी के अंदर आप जा रहे हो, ग्रीन हाइड्रोजन पे आप लोग काम कर रहे हो, इतनी सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए कैसे वो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स या टाई-अप्स कैसे इंश्योर करते हो? एक बात समझिएगा कि बिजनेस ग्रो तभी होता है कि जब लेटेस्ट चीजों के साथ में बिजनेस को ले जाना पड़ता है। 55 वॉट पीक की पैनल भी हमने डाली है,
और आज 630 वॉट पीक की पैनल भी हम ही लोग डाल रहे हैं। 800 किलोवाट की विंडमिल भी हमने डाली है और आज 4.2 की विंडमिल भी हम लोग ही डाल रहे हैं। हमने 4 मीटर वाली टैंक में भी गैल्वेनाइजिंग किया है और आज 14 मीटर वाली टैंक में भी हम लोग ही, और कह रहे दावे के साथ कि एशिया की सबसे बड़ी है। सो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ अ नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, और उसमें हमारी टीम जो चीज़ें आई नहीं है उसके ऊपर भी अभी काम कर रही है। जैसे कि ऑफशोर विंड, जो किसी को भी पता नहीं है, हम लोगों ने सारे टाइप कर लिए और वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे। इसी तरह से विंड के टावर, बड़े विंड के टावर कैसे बनाना है वगैरह वगैरह। तो उसमें तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ने से ही आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा। दूसरा के मार्जिन्स वगैरह जो रहते हैं उसमें, तो वो तो काम ही है हमारा, IRR को देखना, ROI को देखना, और उसी के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी में, और प्रूवन टेक्नोलॉजी हो तभी तो मार्केट में आती है। तो जरा ये ऑफशोर बताना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जब आई नहीं तो किसी ने सुनी नहीं, तो हमने भी सुनी नहीं। सो कहाँ से आइडिया आया ऑफशोर टेक्नोलॉजी का और ये कैसे काम करेगी? ऑफशोर इज अ बैंक ऑफ सी के ऊपर में विंड को लगाने को कहते हैं। ठीक है। यानी दरिया के अंदर विंडमिल को लगाना, उसको ऑफशोर विंडमिल कहते हैं। फ्लोटिंग यानी पानी के ऊपर में सोलर को लगाना, उसको फ्लोटिंग सोलर कहते हैं। जैसे फ्लोटिंग सोलर में भी सुमित जी, KPI ने अभी अभी ही गुजरात में 142 मेगावाट DC का एक प्रोजेक्ट GSEC से जीता। अच्छा। हाँ, और वो भी बोर्ड पे ही है वो। ऑफशोर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 गीगावाट के लिए आह्वान किया है, जिसमें वायबिलिटी गैप फंड भी अनाउंस किया। उसमें फॉर्चुनेट सिलेक्शन इज अ हाफ अ गुजरात एंड हाफ अ तमिलनाडु। ठीक है। तो ये चीज़ें हमको सीखना ही होगी। वी वेंट आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास टेक्नोलॉजी है नहीं। कौन सी कंट्री में गए वो बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी टाइप कर लिए हैं ऑलमोस्ट। एंड बहुत नज़दीक के भविष्य में हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी ऑन दी शोर हम लोग डालने जा रहे हैं इन दहेज। तो गुजरात पूरा हो गया, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में आप मौजूद भी हो, सोलर में, विंड में, राजस्थान के बड़े हिस्से में आ गए हो, तमिलनाडु या साउथ के हिस्से में भी हो। सो अब अगर इंडिया की फ्रंट की ही बात करूं, क्योंकि अब दूसरा भी कोना है, ये तो आप अभी वेस्टर्न साइड पर हो, अभी ईस्टर्न साइड पूरा बाकी है। सो वो कोने को लेकर क्या एक्सपेंशन प्लान है? नॉर्दर्न मार्केट में किस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो? सही, हम लोगों ने रिसेंटली उड़ीसा को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, और बहुत जल्द ही हम यूपी एंड बिहार की तरफ भी हमारा रुझान होगा। सुनील भाई, किसी भी चीज़ को सुमित भाई के करने से पहले कर पाएंगे कि नहीं, उसका इवैल्यूएशन होना, टीम को मजबूत करना बहुत ज़रूरी रहता है। और जैसे मैंने कहा कि नाउ द कंपनी 17 साल की हो चुकी है, टीनेज से बाहर निकल रही है मैच्योर लेवल पे, सेकंड जनरेशन ऑलरेडी इन्फ्यूज़न में आ गया है, और हम लोगों को उड़ीसा, यूपी या बिहार की तरफ मूव भी करना है। तो उसके लिए जिन लोगों का रिक्रूटमेंट होना है, जिन लोगों को जवाबदारी देनी है, उनका अभी हो रहा है। बहुत ही नज़दीक के भविष्य में यू विल सी के लगभग इंडिया को हम लोग कवर कर लेंगे। तो एक चीज़ और बताना सर, क्योंकि एक बाज़ार में बहुत खबर उड़ी पड़ी है अक्सर कि सोलर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बहुत बज़ उड़ रहा है मार्केट में, अलग अलग सोलर स्टॉक्स में रिएक्शन भी इसका आता हुआ दिखाई पड़ा था। सो आप इसको क्योंकि खाते पीते हर टाइम समझते हो सिस्टम को, क्या है ये, ऐसा क्यों बोला जाता है और ऐसा क्या हो रहा है? सच में सोलर की कैपेसिटी बहुत हो गई है क्या? सुमित जी, ये एक टेम्पररी नॉइज़ है। ठीक है। सोलर 500 गीगावाट श्री नरेंद्र मोदी साहब ने विज़न दिया 2030 तक का, ऑलमोस्ट हाफ हो गया,
हाफ बाकी है। 500 गीगावाट सिर्फ टारगेट है, एक्चुअलिटी नहीं है वो, क्योंकि एक्चुअल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि हम लोग पहले 20 गीगावाट की बात कर रहे थे, साहब ने आके उसको 500 गीगावाट कर दिया, और फॉर्चुनेट उनके टारगेट को हमने अचीव भी करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसको रिवाइज करना कंपलसरी हो जाएगा। हम लोगों ने 10 गीगावाट का टारगेट लिया था 2030 तक का, हम लोग 2028 में उसको ख़त्म कर रहे हैं। सो हम लोग जैसे कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरा कि हमारी कंपनी स्पेशली हम कहें तो डेवलपर कंपनी है, हम कोई पैनल नहीं बना रहे या विंड नहीं बना रहे। सो प्रोडक्शन की ओवर ये बात हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हम डेवलपर, बल्कि ये तो बहुत अच्छा मौका है कि जब ज़्यादा सप्लाई हो तो रेट बेहतर, क्वालिटी बेहतर, टेक्नोलॉजी बेहतर, इससे अच्छा फ़ायदा हो ही नहीं सकता। और आप देखोगे कि ये जो नॉइज़ है बहुत ही कम समय में म्यूज़िक की तरह सुनाई देने वाला है ये। तो प्रोडक्ट के बाद आता हूँ तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पे, वो है प्रॉफिट। और यहाँ ना आपका टेस्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि केपीआई के नंबर्स में 9 करोड़ का प्रॉफिट बन गया 417 करोड़, केपीएल के केस में 3 करोड़ का प्रॉफिट बन गया 134 करोड़, और केपी ग्रीन में हो गया 2 करोड़ का प्रॉफिट 104 करोड़। कितने गुना हो गया आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ। स्टॉक में 90 गुना रिटर्न है केपीआई के, केपीएल के स्टॉक में 160 गुना, और केपी ग्रीन तो अभी नया नया आया है, 4 गुना रिटर्न। इतनी तेज प्रॉफिट की ग्रोथ, इतनी तेज रेवेन्यू की ग्रोथ, और इतनी तेज स्टॉक की ग्रोथ, यहाँ से आगे कैसे रहेगी? कि अब तक तो चलो चला शेयर, जो भी है वो तो पीछे बीत गया, अब उम्मीद आगे के लिए लगाते हैं लोग। आगे क्या उम्मीदें लगाई जाए? सुमित जी, मैंने पहले शुरुआत में कहा कि पहले हम फास्ट थे, अब रॉकेट स्पीड है। रॉकेट का काम है ऊपर ही जाना, ये भी ऊपर ही जाएगा। आपने प्रॉफिट तो दिखाया, लेकिन साथ में आपने रेवेन्यू नहीं दिखाया। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि जितना गुना प्रॉफिट बढ़ रहा है इतना गुना रेवेन्यू बढ़ रहा है, इतने गुना स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इतने गुना प्लांट बढ़ रहे हैं, इतना मेगावाट बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ने से ही इतना प्रॉफिट होने वाला है, वो यकीन मानिएगा। और 2030 तक के सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। 2030 तक में ये गाड़ी कहीं भी 50-60% के नीचे ग्रोथ में नहीं रुकेगी, तीन कंपनी की। बल्कि चौथी जो सनरूफ आ रहा है उसका भी पूरे के पूरा इसी तरह से डिज़ाइन हो चुका है। सो यू कैन से जो टारगेट्स रखे हैं या जो विज़न दिए हैं, वो विज़न के ऊपर टीम दिन रात काम कर रही है। और आपको सिर्फ फारूक सायद पटेल ही दिख रहा है। 1500 लोगों की टीम है, 450 इंजीनियर्स है, 35 IIT IIM बच्चे हैं। बच्चे कहूँगा क्योंकि वो हकीकत में वेल इक्विप्ड लोग हैं। मेरे सेकंड लाइन जो है मेरे मोइनुल है, दैन अफ़ान है, हसन है, जुवेरिया है, ये सारे के सारे लोग इसमें IIM ग्रेजुएट होके वो लोग भी यही इस बिज़नेस में इसमें ही आ चुके हैं, एल्यूमिनी होके। सो कहने का मेरा मतलब कि बहुत सारा काम पीछे चल रहा है। जो बहुत सारा काम करोगे तो बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा, सिंपल है। तो इतना सारा सेटअप, इतनी सारी चीज़ें, इतना बड़ा अंपायर खड़ा करना रिस्क भी है। रिस्क कैसे मिटिगेट करते हो, कैसे मैनेज करते हो? देखो, बगैर रिस्क के तो कोई चीज़ नहीं है। हम बैठे हैं यहाँ पर, ऊपर से कोई चीज़ गिरी मुझे पता नहीं, राइट। उसके अलावा इतने सेफ्टी प्रिकॉशन लेके तो बैठना पड़ता है कि आपको कम से कम नुकसान पहुँचे। लेकिन कोई यूँ नहीं कह सकता कि नुकसान ही नहीं पहुँचेगा। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए भी एक टीम है, विजुलाइज करती है कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी देखती है। शुरू करने से पहले उसके डेटा बन जाते हैं, बजट बन जाते हैं, मार्केट के अंदर में क्या रेट वगैरह चल रहा है, वो उसको कैसे हेज करना, वो बहुत बड़ी टीम इसके पीछे लगी है, समझ। तो सर, इतना बड़ा प्रॉफिट पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है कि एक बड़ा केपेक्स ईयर मार्क्ड है
ऑलरेडी आपने 2030 तक का विजन दे ही दिया है, तो इतने बड़े केपेक्स के पीछे पहले तो केपेक्स कैसा है, एक नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर, दूसरा कितना वेल लिक्विड है केपी ग्रुप इन पूरे केपेक्स को करने के लिए, आपके पास कितनी सिचुएशन है, सक्षम जिसे कहते हैं, कितने सक्षम है अभी के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो? सक्षमता तो बढ़ती रहेगी। आज की तारीख की ही बात करते हैं, वर्तमान की, बाद में भविष्य देखेंगे। भूतकाल तो आपने देख लिया। 1.8 गीगावाट का आईपीपी हो रहा है, ठीक है, सब खुद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा कैपेक्स लग रहा है। पहले मैं बात करूंगा कि 170 मेगावाट का कैपेक्स हमने जो लिया था सूडी वगैरह के प्लांट वगैरह में, ऑलमोस्ट उसको पे ऑफ कर दिया थ्रू दी इक्विटी वगैरह से। उसके बाद 240 डीसी खावड़ा, उसके बाद 9 to 2 वाट पीक हाइब्रिड, उसके बाद 250 यानी 350 डीसी इन सोलर विद द GUVNL, ये सारे GUVNL की बात कर रहा हूँ मैं। देन 679 वाट पीक इन हाइब्रिड अगेन विद द GUVNL, उसके बाद 150 विंड विद द GUVNL, उसके बाद रिसेंटली 50 विद द 50 ग्रीन सू ऑप्शन इन KP एनर्जी विद द GUVNL। और ये सब लोगों के लिए पहला खावड़ा, दूसरा मैं आपको बताऊं तो हाइब्रिड 92, तीसरा 697 हाइब्रिड, दैन 350 सोलर, ये सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी लोन हैज़ बीन सैंक्शन एंड डिस्बर्स। 5,000 करोड़ का लोन सैंक्शन और 2800 करोड़ डिस्पर्स हो चुके। अब नए के लिए भी नई टर्म शीटें, नए सैंक्शन सब आके पड़े हैं। तो ये कहूँगा कि बेस दूसरा नया जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए 800,000 करोड़ रुपये चाहिएंगे। सनड्रॉप के अंदर तो इक्विटी भी लाएंगे और ये भी करेंगे। तो आज की तारीख में कंपनी के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कैपेक्स करने के लिए पैसा नहीं है। पैसा बहुत ही अच्छी तरह से जहाँ से आया, जिसके लिए आया, वहाँ डिप्लॉय हो रहा है, जिसकी वजह से फास्ट एग्जीक्यूशन 7 महीने पहले COD कर देते हैं, कभी 9 महीने पहले COD कर रहे हैं IPP में। दस यू कैन सी कि कितना फास्ट डिप्लॉय हो रहा है और टीम किस तरह से इसके ऊपर काम कर रही है। सो आपका क्वेश्चन था कि कैपेक्स, वी डू रिक्वायर द कैपेक्स, बट टुडे वी आर ऑन द कैपेक्स। तो प्रॉफिट मतलब आम तौर पे हम एज ए इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर, जब भाव नीचे आता है तो शेयर का भाव देखता है, ठीक। अभी के केस में, आपके केस में तो ROE, ROA, ROC ये सब देखना, ROI ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कितने ROEC, ROE, ROI को लेके कहते हो कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, या जो नंबर मैंने एवरेज मेंटेन किया मैं इसको ही मेंटेन करता रहूँगा तो मेरे लिए ठीक है? एक पार्ट 2030 तक तो आपको यही ट्रेजेक्टरी मिलेगी। मैंने पहले भी कहा कि 50 से 60% के ग्रोथ के हिसाब से चलेंगे ही चलेंगे। और उसके बाद वाला जो है, क्योंकि अब जैसे इंटरनेशनली भी बाहर निकले हैं, मैंने कहा कि उड़ीसा वगैरह में भी हम लोग आगे जाएंगे, तो उसके बाद वाली ट्रेजेक्टरी उसके बाद में आएगी। लेकिन 2030 तक तो यू विल सी द सेम ट्रेजेक्टरी एंड यू विल सी द ग्रोथ ओनली। तो बोट्सवाना एक नया चैप्टर लिखेगा आने वाले समय में, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट का एक बड़ा चैप्टर आप वहाँ पे जोड़ने जा रहे हो। तो ये जो चैप्टर लिखा जाएगा, इसकी शुरुआत कब से हम देखेंगे? एक और क्योंकि बोट्सवाना का काम ऐसा है जिसमें एक कंपनी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, आपकी तीनों कंपनियां भी कुछ हद तक कामकाज कर रही हैं उसके लिए, या चारों कंपनियां फॉर द सेक। तो बोट्सवाना काम का बेनिफिशियरी कहाँ हम देखें? मैं आपको बहुत सीधी सी लैंग्वेज में इसको आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि बोट्सवाना में पावर बनेगा और बाकी की 5 कंट्रियों में पावर जाएगा, ठीक है, जिससे आज के रेट और आज के सिचुएशन को देखते हुए यहाँ से 3600 करोड़ रुपया वहाँ पर लगेगा। उसका सारा मटेरियल हम लोग यहीं से ले जाएंगे, पहला।
दूसरा बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ से वहाँ जाएंगे, और तीसरा 2028 तक में सबसे पहले 500 मेगावाट का पावर शुरू हो जाएगा, और 2030 के बाद से हम लोग 7,000 करोड़ के करीब का रेवेन्यू हम लोग इंडिया में ट्रांसफ़र करेंगे। दिस इज़ द टारगेट, सिंपल। तो ये प्रॉफिट वाला पार्ट हुआ। अब आते जरा डेट और प्लेज वाले पार्ट पे। ये टेक्निकली तो समझ में आता है मुझे कि क्या हुआ है, लेकिन आम आदमी जब बीएससी खोलता है तो उसको सामने दिखाई पड़ता है जी प्रमोटर का हिस्सा प्लेज पड़ा हुआ है, कंपनी का हिस्सा ही प्लेज है और प्रमोटर का हिस्सा ही प्लेज है। प्लेज रखने में कोई बुराई नहीं है, केपेक्स हो रहा है, बड़ा काम है, वो तो चलता रहता है। लेकिन किसी आम इंसान को कैसे समझाया जाए कि ये जो प्लेज है ये क्यों है? इसमें आप देखोगे ना, तो जो आदमी पुराना है या जो आदमी ने कंपनी को पहले से देखा है, तो उसके लिए क्वेश्चन शायद नहीं रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स नए लोग आते हैं तो ये सवाल होता ही है। प्लेस कितना पड़ा है वो समझ लीजिए पहले। प्रमोटर का 51%, यानी ओवरऑल कंपनी का 21%। प्रमोटर ने यानी कि मैंने अपने काम के लिए प्लेज नहीं रखा है, फॉर योर नॉलेज। ये कंपनी को ग्रो करने के लिए शुरुआत के दिन में जब पीएफसी ने 86 करोड़ का लोन दिया 13% पे, सिर्फ 86 करोड़ पहले 25 मेगावाट के लिए 15 था। 25 मेगावाट के लिए जब जो लोन दिया उन्होंने, तो उन्होंने वो उस टाइम पे ऑफ कोर्स पैसा लिया। देना लेना मुश्किल काम होता है ना सोलर के लिए। ये शुरुआत की बात है 2017-18। तो उस समय पे उन्होंने प्लेस का कंडीशन रखा कि फारूक भाई आपको अपने शेयर में 51% रखना पड़ेगा। हमने वहाँ पर रखा, उन्होंने हमको 86 करोड़ दिया, बाकी का हम लोगों ने आईपीओ से जनरेट किया, 25 मेगावाट काम किया। सीओडी की 1 साल के बाद एसबीआई आया, बोला कि हम आपको 60% में हम लोग दे रहे हैं। अब 13 और 7 6% का डिफरेंस है। तो हमने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको, लेकिन शर्त ये है कि जो कंडीशन है वो सेम रहेगी। हमने वो ठीक है भाई अब वो कंडीशन रखो। तो जो पीएफसी में था वो शेयर में एसबीआई ने ले लिया। अब वो लोन ख़त्म होने को आया, क्योंकि हमने इक्विटी रेज करके लोन ख़त्म किया। वो पहले वाला 86 और जो था वो, अब वो जैसे ख़त्म हुआ उसी दरमियान में खावड़ा का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो अगेन एसबीआई ने हमको 700 करोड़ रुपया दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये प्लेस तो खत्म, लेकिन वो वाली कंडीशन फिर से। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक शर्त रखी है कि सीओडी होने के 1 साल के बाद हम प्लेस छुड़वा लेंगे, विच विल बी कंप्लीट बाय 27। तो वो जो कंप्लीट हो जाएगा, जो प्लेस छूट जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि कभी भी प्लेस फारूक पटेल या प्रमोटर ने अपने फायदे के लिए या अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए नहीं लिया है। सिर्फ कंपनी को ग्रो करने के लिए अपने आप को और मेरी पर्सनल गारंटी और प्लेस को रखा है मैंने। तो उसी पार्ट को ही मैं सब्सटैंशिएट कर देता हूँ। आपने तो प्लेज रखा नहीं किसी अपने लिए, लेकिन आपने ओपन मार्केट से शेयर लिया, ठीक है? तो ये उसी का कॉन्ट्रा हिस्सा है कि आपका कॉन्फिडेंस इस भाव पर दिख रहा है, ये एक्सचेंज पे है, तो इसलिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन, मतलब समय समय पर, क्योंकि आप कभी भी किसी कंपनी में छोटा मोटा हिस्सा लेते रहते हो, तो ये थॉट प्रोसेस इसके पीछे क्या है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे ले लेते हैं कि वो अपने शेयर को बचाने आते हैं, बहुत लोग इसलिए लेते हैं कि उनको लगता है शेयर का दाम अच्छा है, लेकिन आप तो कभी भी ले लेते हो। देखो, मैंने पहले से ही एक ही नियत रखा है, केपी 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 एंड केपी, नथिंग एल्स। जब भी मेरे पास डिविडेंड आया तो भी मैंने केपी के शेयर लिए, जब भी मेरे पास एक्सेस मनी कहीं से भी आया तो भी मैंने शेयर लिए, जब भी मेरे पास जो भी बचा है मैंने ही केपी के लिए, जब मुझे ज़रूरत था तो केपी को लोगों ने दिया। अब मेरे पास पैसा आ रहा है दूसरी कंपनियों के अंदर, जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स मैंने कहीं ना कहीं शेयर अपने रखे थे या कुछ हिस्सा रखा था जिससे मेरे पास पैसा आया। तो आई ऑलवेज बिलीव इन माई कंपनी। और आगे का फ्यूचर मैं जितना देख रहा हूँ, जितना अच्छी तरह से देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्या होगा। मैंने 415 के रेट वाला शेयर 470 में जब मैंने प्रपोज़ किया वारंट में, तो आप समझ सकते हैं वारंट तो आता आएगा, लेकिन उसके पहले मैंने अभी ही कुछ 70 करोड़ के ऊपर, 72 समथिंग के ऊपर मैंने ओपन मार्केट से शेयर लिया। वो तो विंडो बंद हो गई अर्निंग की वजह से, अर्निंग की कॉल की वजह से। जैसे रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन के बाद वापस से खुलेगी। तो सही, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा है, मुझे अपनी चीज़ों पे भरोसा है।
साहब एक बात समझिए कि केपीआई जिस तरह से ग्रो हो रही है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। 2027 दिसंबर आप देखोगे कम से कम 1000 के ऊपर का प्रॉफिट ओनली फ्रॉम द आईपीपी। फारूक सर, नंबर्स पे भी बात हो गई, अब जरा एक रैपिड फायर आपके साथ करता हूँ। तो सबसे पहले तो फारूक सर एक बात बताओ, ये जो बहुत सारी बुक्स लीडर्स इंस्पायर करते हैं, आपको कोई करता है क्या? मुझे बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं। मुझे धीरू भाई अंबानी इंस्पायर करते हैं, मुझे गौतम भाई अदानी इंस्पायर करते हैं, मुकेश भाई अंबानी इंस्पायर करते हैं, मुझे रतन जी टाटा इंस्पायर करते हैं, मुझे सेपियन बुक्स जो है, क्योंकि ह्यूमन के बारे में मैं काफ़ी देता हूँ, वो पढ़ के मैं इंस्पायर होता हूँ। मुझे कुरान इंस्पायर करता है, मुझे महाभारत और गीता इंस्पायर करते हैं, कभी कभी बाइबल भी मैं पढ़ लेता हूँ, वो भी इंस्पायर करती है। सो नॉलेज का ग्रहण करना इन लोगों से, इन बड़े लोगों से, तो वो कोई अनोखी बात भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए अनोखी है, क्योंकि दे आर रियली समथिंग व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट ट्रमेंडस। इसके अलावा, मतलब काम के अलावा 90%, 99% तो आप काम में ही रहते हो, लेकिन जो 1% बचता है उसमें क्या करते हो? क्या रूटीन है आपका? रूटीन बहुत सिंपल है। 8 घंटे की नींद लेता हूँ, उठ के ईश्वर के साथ में थोड़ी गुफ्तगू हो जाती है, उसके बाद एक्सरसाइज होती है, कभी कभी स्विमिंग और घोड़े सवारी हो जाती है, उसके बाद वही बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत खेलना कूदना हो जाता है। देन अगेन द ऑफिस। चलना मेरी प्रैक्टिस है, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर रोजाना चलना ही रहता है, एंड दैट इज़ माय प्रैक्टिस। तो कोई अजीब चीज़ या अजीब ये भी नहीं है, और रूटीन खाना भी वही अपना जो रहता है वही उसी के ऊपर। तो इतना कुछ सोसाइटी ने आपको दिया, अब फारूक पटेल सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? मुझे एक बात है कि मैं वर्ल्ड को कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट जनरेशन को दिखाना चाहता हूँ, और वो भी तब कि जब मैं इस दुनिया में न रहूँ, तब वो नेक्स्ट जनरेशन मुझे देखे। और उसके लिए केपी ह्यूमन फाउंडेशन एक हम लोगों ने एक कंपनी ही बनाई है, जिसके द्वारा बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के। बहुत सारी लाइब्रेरीज हम लोगों ने ओपन की है एजुकेशन में, बहुत सारी स्कूल अडॉप्ट की है, बहुत सारे वृद्धाश्रम, और वर्ल्ड का पहला डिसेबल वृद्धाश्रम भी हम लोगों ने झगड़िया यहाँ भरूच के पास है, वहाँ पर प्रभुनु घर करके। इसी तरह से हॉस्टल्स और ऐसी चीज़ें जो फिगर्स आपको देखने हो, तो मैं अपने मुंह से बोलूँगा ठीक नहीं लगेगा सब, आपको जाके वेबसाइट पे वो सब चीज़ें चेक कर लेना। क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज़ें मेरे पास है वो लोगों की या समाज की दी गई है, और मुझे उसको वापस लौटा के ही जाना है। और ये पक्का भरोसा है मुझे, और आपको भी है, कि कोई भी व्यक्ति दुनिया से जाते वक्त या जाने के बाद अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता है। मैं इस चीज़ को खाली बोलता नहीं हूँ, मानता भी हूँ, और यही चीज़ मेरे नेक्स्ट जनरेशन में फिट करना चाहता हूँ कि जो भी कमाऊँगा, बहुत सारा हिस्सा एक्सेप्ट व्हाट मुझे यूज़ करना है, उसके अलावा का सब सोसाइटी के डेवलपमेंट में, एजुकेशन के अंदर में, और जहाँ पर इंसानियत को फ़ायदा होता होगा वहाँ लगाऊंगा। फारूक पटेल को किस चीज़ से डर लगता है? ऑफ कोर्स फारूक पटेल को अपने बच्चों से डर लगता है। चलो, बीवी नहीं बोला, बहुत लोग बीवी बोल गए। अच्छा, बच्चों से डर का मतलब ये कतई नहीं है कि वो क्या करेंगे, लेकिन वो कहीं ये ना कह दे कि फारूक पटेल ने या हमारे बड़े ने, क्योंकि मेरे तो बच्चे 4 लड़के 2 लड़कियां हैं, नाते पोते सब हैं, ये ना कह दे कि ये चीज़ रह गई जिसकी वजह से हमको ये तकलीफ़ हो रही है। जो लेगेसी मैं बनाना चाहता हूँ उनके द्वारा या उनके लिए, उसको वो आगे चलाएंगे, तो कैसे चलाएंगे, उनको अब बाकी की उम्र में ट्रेन करना है, उनको उस चीज़ को सौंपना है, और उसके ऊपर उनके बाद के आने वाली पीढ़ियाँ भी कैसे काम करे, और ख़ास करके रिन्यूएबल एनर्जी में
उसी की तरफ फारूक का रुझान हमेशा रहता है। नरेंद्र मोदी जी क्योंकि गुजरात में उन्होंने बहुत कुछ किया और अदरवाइज देश के लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ही इज़ द मैन ऑफ एग्जीक्यूशन, ही इज़ द मैन ऑफ विजनर। और मैं समझता हूँ कि बाकी के 25 साल में ये व्यक्ति अपने देश की दशा दिशा चेंज कर देंगे। लास्टली, शेयर होल्डर्स, ब्रोकर्स सब सुनते हैं, सुन ही रहे होंगे, उम्मीद लगा रहा हूँ, क्या कहना चाहोगे उनको केपी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे? विश्वास रखो और मेहनत बहुत हो रही है, ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहो कि जो काम कर रहे हैं वो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं, और जोश होश कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का जो विश्वास है वो हमको और आगे बढ़ा के ले जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज इतना सारा समय में देने के लिए, बातचीत करने के लिए। बात तो बहुत सही रह गई, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुमित जी, मैं आपको थैंक्स कहूँगा क्योंकि आप वक्तन फ़ौक्तन जब कुछ नहीं था तब भी आप हमारे साथ थे। आज बहुत कुछ है और बहुत कुछ आने वाला है, उस वक्त भी आप हमारे साथ में हैं। क्योंकि आप बहुत पुराने हैं तो आपको ये कभी नहीं कहना है कि थैंक यू, क्योंकि थैंक यू मैं कहूँगा आपको कि आपने बहुत अच्छे समय के ऊपर भी, ऐसे समय पे जहाँ पर ज़रूरत थी आपने वहाँ पर साथ दिया है, और बिना किसी स्वार्थ के साथ दिया है। उसके लिए मैं रियली थैंक यू कहूँगा सुमित जी। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी फील्ड में भी इतना आगे बढ़ो, थैंक यू सर, कि जिससे हम लोगों को भी नाज आज भी है और उस दिन भी होगा, और जब जब भी केपी ग्रुप का नाम लिया जाएगा, सुमित जी आपका नाम हमेशा लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो फिलहाल इस शो को यहीं समेटते हैं, आगे और कॉर्पोरेट्स के साथ और चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।